अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बीवी को कौन से महफूज तरीन तरीके से कत्ल किया जाए कि अपनी गर्दन साफ बच जाए। मैं तकिए को फोल्ड करके गोद में लेते हुए नहायत तुंदही और इन्हमाक के साथ सोच विचार कर रहा था। फिर मेरी नज़रें भटकते हुए सारा की हंसती खिलखिलाती फोटो पे जम गई। मेरे अंदर तनफ्फुर भर गया। ये औरत जिसे दुनिया 6 माह से मेरी बीवी के नाम से जानती है, मुझे इतनी बुरी लगती है कि मेरा बस नहीं चलता जादू के जोर से इसको सफ़ाई हस्ती से मिटाने का मौसर जरिया मुझे मालूम हो जाए। मैं अखबार में चुन चुनकर ऐसी खबरें पढ़ता हूँ जिसमें खामन के हाथों बीवी के कत्ल की तफसीलात दर्ज होती हैं। ख़ुसूसन उस बात का बारीक बीनी से मुताला करता हूँ कि तरीक़ा वारदात और आला कत्ल क्या था। क्यों ना रात को गला घोंट के मार दूँ, मगर नहीं, कमबख्त सख्त जान है। कहीं मेरा हाथ हटाकर चीख मार के मदद को बुला लिया तो मेरी जमानत भी जब्त हो जाएगी। मेरे इकलौते और सगे रिटायर्ड फौजी अब्बा जान तो बहू के सच्चे आशिके जार हैं। इसके मुकाबले में मुझे 2 कौड़ी का नहीं समझते। अच्छा, एक तरीका और है, वो जो जेरे जमीन पानी की टैंकी है ना, उसमें धक्का दे देता हूँ। टैंकी सिर्फ 6 फुट गहरी है, हाथ पैर मार के खुद को बचा सकती है। 5.5 फुट से ऊपर तो कद है महारानी का। दिमाग से मायूस होकर मैंने दिल से रजू किया। अभी दिल के घर पे दस्तक दे के जवाब का मुंतज़िर ही था कि अचानक नीले जॉर्जेट के प्रिंटेड कमीज दुपट्टे और प्लेन शलवार में मलबूस वो आफतज़ादी बेडरूम में आन वारिद हुई। उसके बाजू पे इस्तीशुदा कपड़े थे। अब्बा जी कह रहे हैं सौदा खुद चलकर नहीं आएगा, जाके मार्केट से लाना पड़ेगा। वो कहकर बड़े इत्मीनान से बेड पर बेतरतीबी से बिखरे तकियों को ठिकाने लगाने लगी। मेरे तो सर से लगी तलवों पे बुझी। मैं गुस्से में सौ बल खा के रह गया। वो मेरे एहसास से मुकम्मल बेखबर नहायत तुंदही से इस्त्री किए हुए कपड़े हैंगर्स में लगाने में लगी हुई थी। मैंने तिरछी नजरों से उसके पुरकशी सरापे का जायजा लिया। भला क्या चीज है ये? आंखें क्या हुआ जो ब्राउन है और बिल्कुल शफाफ कांच की तरह। रंग माना कि बहुत साफ है, मगर ये भी कोई कमाल नहीं। पठान फकीरों के कूड़ा चुनने वाले बच्चे इससे ज्यादा गोरे और चमकते हुए रंग रूप के मालिक होते हैं। ये कोई अनोखी गोरी तो नहीं है ना? अब्बा जी को खाने और शायरी का बहुत शौक है और ये मीसनी हर वक्त उन्हें खिलाती रहती है और शेरबाजी खूब ही सुन कह लेती है, इसलिए उनके सर पे चढ़ी हुई है बहू साहिबा। वो हैंगर्स लटकाते हुए मेरी नजरों का एहसास करते हुए कदरे कंफ्यूज और पजल सी नजर आई। तो फिर अब्बा जी के उस पैगाम का क्या जवाब दूं? काम खत्म करके जाते हुए वो अपने मखसूस मगन और मसरूफ अंदाज में पूछने लगी, क्या मुल्कुल मौत की तरह सर पे आन खड़ी होती हो? नजर नहीं आ रहा? बात लेने जा रहा हूँ, मुंह हाथ धो के चाय पी के जाता मरता हूँ। मैं बिगड़ कर बुरी तरह धाड़ा। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि आप चाय पी के जाने मरने के लिए तैयार हैं। वो बड़ी सादतमंदी से धार सुनकर सर हिलाने लगी। चिल्ला उठने से मेरे गले की रगें फूल गई थी, हलक तक खराशें पड़ गई। उधर बेगम साहिबा के कानों पर जूं तक न रेंगी। यानी जरा डर, खौफ और मरूबियत के तासुरात नहीं झलके। उसकी यही अदाएं तो मुझे गुस्सा दिलाती थी। ए भाई, जिस मर्द का बीवी पे रौब ना चले वो भी कोई मर्द है? आमिर बीर, शेर दलेर, नडर मेरा दोस्त किस तरह सीना ठोंक कर अपनी कारकर्दगी बयान करता था। मैं उसे देख देख कर हर रोज एहसास कमती में मुब्तला होने लगा था। जब शोहर के माथे का एक बल देखकर बीवी की जान निकलने लगे, उसके जोर से बोलने पर सरसों की तरह पीली पड़ जाए मानो, तब आदमी असील मर्द और खालिस शोहर कहलाता है। वगरना ऐसी मर्दानगी पर 1000 बार लानत, लाख बार लानत। थू थू। बीवी, अरे 2 टके की औरत जात को चीनी की गुड़िया बना के पूजने और संवारने बैठ जाते हैं। लानत। हर बार मुझे यूं महसूस होता कि उसकी लानत का मरकज मैं ही हूँ। आमिर महज गुफ्तार का गाजी नहीं था, उसके इरशादात का अमली नमूना मैं उसके घर में देख चुका था। फाइका भाभी हूबहू वैसी ही थी
जैसा कि आमिर जैसे असूलों, कवायद और नजरियात के पाबंद वो हर लिहाज से आइडियल खातून थी। हर लम्हा शोहर की खुशनुदी और पसंद का ख्याल, उसकी नाराज़गी का खौफ, उसकी दिलबस्तगी का सामना करने की फिक्र और परेशानी, वो उनमें से थीं जो महज शोहर की आंख की जुम्बिश से उसके मूड, ज़रूरत और ख्वाहिश का पता लगा लेती हैं। और एक मेरी बीवी है, उसका रवैया सोच के ही हलक में कड़वाहट घुलने लगती है। चाय पीकर मैं बालकनी में रखे गमलों को गोडी करते अब्बा जी के पास चला आया। भाई, आपके अपने दोस्तों की पार्टी है, जो मंगाना है एक ही बार बता दीजिए, कहीं बाद में गिला करें कि ये नहीं लाए, वो नहीं लाए। अब्बा जी ने अपने रिटायर्ड दोस्तों को चाय पे बुलाया था। ला हौला वला कुव्वत। अरे भाई नालायक इंसान, खातूने खाना से पूछो ना ये सवाल, मैं क्या जानूं, जो बहू मुनासिब समझेगी मंगवा लेगी। उन्होंने बिला तवक्कुफ और बिला लिहाज मुझे डांट दिया। ये थी इस घर में मेरी औकात। मैं जो बैंक में आला ओहदेदार था, घर में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं थी मेरी। शादी से पहले तो फिर भी अब्बा जी की गुड बुक में आ जाता था, मगर अब इस ठगनी ने तो मुझसे मेरा बाप भी ठग लिया था। सारा, तुम मशवरा दो इसको कि क्या क्या आइटम होने चाहिए। अब्बा जी खुरपा संभाल कर वजू के लिए अंदर चले गए। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा। औरत को कभी राय का ज्यादा हक नहीं देना चाहिए और सर पे चढ़ती है। वो मर्द ही क्या जो खुद से फैसला न कर सके। आमिर का कॉल जहन में उभरते ही उल्टे कदमों बगैर कुछ पूछे बाहर निकल गया। मार्केट करीब ही थी, मगर इतनी भी करीब नहीं थी। 10-15 मिनट का पैदल का रास्ता था। अरे भाई, चाय के लवाजमात हिलाने हैं ना। भला क्या यही चिकन पैटीज, छोटे फ्रूट चाट, दही भल्ले, केक, पेस्ट्री, समोसे, पकोड़े। अब्बा जी के दोस्त भी उन्हीं की तरह के चटोरे और चटपटी चीज़ों के शौकीन हैं, इसलिए यही चीज़ें मुनासिब रहेंगी। हाँ, 2-3 तरह के बिस्किट और निमको वगैरह भी ले लेते हैं। ड्राई फ्रूट इतनी गर्मी में कौन खाएगा, लिहाजा कैंसल। मैं खुद ही जोड़ तोड़ हिसाब किताब करके अपने दिमाग के मुताबिक चीज़ें खरीद कर पौने घंटे बाद वापस घर आया। फिर आकर अपनी मर्जी करने और ना पूछने का खुमियाजा भुगतना पड़ा। बरखुरदार, लगता है तुम्हारे कान आउट ऑफ ऑर्डर हो चुके हैं। कहा भी था बहू से पूछ के जाना, ये क्या अलाव अला उठा लाए। बंदा खुदा, फ्रूट चाट, छोले, दही भले और पकोड़े सारा तैयार कर चुकी है, और बिस्किट निमको तो अभी परसों हफ्तावार शॉपिंग के दौरान हमने खरीदे। तुम्हें सिर्फ नमक पारे, समोसे, पेस्ट्रीज और रेस्टोरेंट से सीख कबाब लाना थे। मैं ऑर्डर दे आया था। अब्बा जी मेरी कारकर्दगी पे सख्त खफा थे। सारा बेटा, तुमने बता ही दिया होता। मुझसे पूछने की नौबत कब आई अब्बा जी? उसने आराम से कंधे उचकाए। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब गए मार्केट। मियाँ साहबजादे, अब्बा जी की तोपों का रुख मेरी तरफ आ गया। अगर रास्ता अनजान हो तो अपनी अकल पे भरोसा करके भटकने की बजाय रास्ता पूछ लेना चाहिए। इस तरह टाइम, एनर्जी और पैसा तीनों की बचत हो जाती है। मैं सर झुकाए अपने फौजी बाप का नीम फौजी लेक्चर सुनता रहा और दिल ही दिल में सारा का गला घोंटने का और उसको हलाक करने का मंसूबा बनाता रहा। जादूगरनी कहीं की मेरे बाप को तावीज घोल कर अपने काबू में कर चुकी है। चले अब्बा जी, इनको रहने दें, अब मैं और आप जाके चीजें ले आते हैं। यही करना पड़ेगा। साहबजादे, गाड़ी की चाबी उठा के लाओ। सारा ड्राइविंग नहीं जानती थी, इसलिए अब्बा जी का जाना लाजिम था। और फिर शाम होते ही हमारे घर रौनक उतर आई थी। 7-8 छोटे बड़े रैंक के रिटायर्ड फौजी तशरीफ ला चुके थे। सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। अब्बा जी पुराने दोस्तों के बीच खूब चहक रहे थे। सारा मेहमानों को सलाम करके किचन में जा घुसी थी। सारा इंतजाम शानदार था। मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आया। रात फरागत मिलते ही अब्बा जी अपनी बहू बेगम की शान में कसीदा पढ़ना शुरू हो गए। मैं टीवी पे बिजनेस अपडेट देख रहा था। ले अब्बा जी, आधी मेहनत तो आपकी थी। सारा हस्बे मामूल खिलखिलाई। मैं दिल ही दिल में तिलमिलाया। मुनाफिक, दोगली, धोखेबाज, झूठी। मैंने फराटे से उसकी बुराइयों की लिस्ट बनाई। बर्तन सुबह धो लेना, जाओ अब जाके आराम करो। अब्बा जी ने लाड से बहू को कहा। कमरे में आके कपड़े बदल के बिस्तर में घुस गया। एसी तो मैं काफी देर पहले ऑन कर गया था। छोटा सा कमरा था, थोड़ी ही देर में ठंडा बर्फ हो गया। मैंने कंबल लेकर गर्मियों में सर्दी का खूब मजा लिया और आंखें मूंद के सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद सारा कमरे में दाखिल हुई। हस्बे मामूल ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी होकर बाल ब्रश करने लगी। उसके बाद बेड पर आ गई
और आहिस्तगी से दराज भी हो गई। गो कि मेरी आंखें बंद थी, मगर एहसासात बेड के दूसरे गोशे की आबादकारी का बखूबी इदराक कर रहे थे। ये एक ऐसा नुक्ता था जिस पर कोशिश के बावजूद बेनियाजी का नकाब नहीं डाल सकता था, बल्कि मेरे नज़दीक ये एक कमज़ोरी थी जो मुझे अक्सर तन्हा तन्हा, सुनसान और सहरकार रातों में झुंझला दिया करती थी। फिर भी मैं खुद से लड़ता रहता। जब ये औरत मुझे अच्छी नहीं लगती, इसके कत्ल तक की साजिश करने में जुटा रहता हूँ, फिर इसकी अपने कमरे में मौजूदगी मेरे हवास पर गालिब क्यों आ जाती है। मैंने खौफ भरे अंदाज में करवट बदली, कनखियों से उसकी तरफ देखा। वो च्युइंगम चबाते हुए सीने तक चादर ओढ़े जासूसी डाइजेस्ट में गर्क थी। उसे जासूसी की कहानियों का चस्का था। फुर्सत के औकात में यही उसकी तफरीह हुआ करती। मैं लाइट जला के सोने का आदी था, इसलिए उसके इस मशगले से मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ताहम उसे जी जान से कहानी में गुम देखकर मुझे खामखा गुस्सा आ गया। इस वक्त मुताला बहुत ज़रूरी है क्या? मैंने तकिया सीधा करते हुए तेवरियां चढ़ा के पूछा। उसने चौंक के किताब से सर उठाया। तो फिर और क्या करूं, हुक्म फरमाएं। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी चुभन और काट थी। मैं जल के राख हो गया। लाइट तो बंद नहीं कर सकती क्योंकि आपको डर लगता है। बज़ाहिर उसका लहजा बड़ा सादा था। मेरा मतलब है मुझसे। उसने अपने जुमले में मजीद इजाफा किया। ये क्या बकवास है? मेरा खून खोल उठा। वो इत्मीनान से बैठी रही। एक मायनी खेज तबस्सुम उसके होंठों पे रीगने लगा। मुझसे नहीं तो फिर अंधेरे से डर लगता होगा, वरना लाइट जला के कौन सोता है या सो सकता है। उसने अपनी कहानी का सफ़ा पलटा। मैं आहिस्तगी से बेड की पूंछ से टेक लगा के बैठ गया। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी इस गुफ्तगू का मकसद। मेरा लहजा जहर आलूद था। तुम औरतों को अपने हुस्न की दाद मतलूब होती है, इसलिए भले से शर्मो लिहाज पसे पुष्ट डालना पड़े। मेरा लहजा सर्द था, अल्फाज नहायत हिक्कत आमेज। अगर अपना मर्द दाद न दे तो फिर दूसरे मर्द इस नेक काम का ठेका ले लेते हैं। जनाब आरिज साहिब, खिलाफे तवक्को वो नॉर्मल और पुरसकून थी। जिस पौधे को माली पानी न दे वो बारिश की बूंदों से आस लगा लेता है, और अगर ता देर बारिश भी ना बरसे तो वो अपना वजूद ख़त्म कर लेता है। बात सिर्फ औरत की नहीं है, जज्बात सबके बराबर होते हैं। उस पर किसी एक सिन्फ की अजारादारी नहीं होती। ये अलग बात है कि कोई अपने सेल्फ कंट्रोल के सबब जज्बात पे काबू रखता है तो कोई छलक जाता है और सबके बीच इजहार कर देता है। औरत को कभी फलसफा झाड़ने का मौका ना दो, खामखा बाज पे चढ़ जाती है। किसी बात को जवाज बना के उसे झिड़क दो ताकि उसकी तवज्जो हटे। मेरे जहन में आमिर की कही बात सरगोशी की तरह गूंजी। उसने ये सबक मुझे पढ़ाया था। ये सतही किस्म के फलसफियाना ख्यालात अपने तक ही महदूद रखा करो, मेहरबानी होगी। मैंने सिगरेट जला के जलते हुए अंदाज में कहा। मैं तो अमूमी बात कर रही थी, अपनी राय का इजहार किया था। इससे दूसरों का रवैया और नफ्सियात समझने में मदद मिलती है। तुम्हें ये खुशफहमी क्यों कर लाहक है कि मैं तुम्हें या तुम्हारी ज़ात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ? मैंने सिगरेट के धुएं को हवा में उड़ाते हुए कहा। उसने नज़र उठा के मेरी तरफ देखा और फिर चुप हो गई। उसकी पसपाई ने मुझे कमीनी सी खुशी बख्शी। उस रात फिर मुझे बड़ी अच्छी और पुरसकून नींद आई। उस रोज़ मैं आमिर की तरफ गया हुआ था। एशट्रे कहाँ है? फाइका भाभी चाय मेज़ पे रख के मुड़ी तो पीछे से आमिर की खुश्क और सर्द आवाज़ ने उनके कदम लरजा दिए। वो अभी तो इधर पड़ी थी। वो बुरी तरह घबरा गई। शायद बोबिन उठा के रख दी हो। वो तो बच्चा है, तुम्हारी अक्ल क्या घास चढ़ने चली गई? आमिर किस ठाठ से मेहमान के सामने बीवी की बेइज्जती कर रहा था, और मैं था कि खुद अपने बाप के सामने भी उससे ऐसे वैसे लहजे में बात करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैं बुरी तरह परेशान हुआ। असील मर्द तो आमिर है, क्या रोबोदाब है, मैं सोच के कुड़ने लगा। बीवी सूखे पत्ते की तरह कांप रही है, दहशत से बेहोश होने को है। जैसा तुम्हारा खानदान है वैसी खुद हो। कैसी बदसलीका औरत पल्ले पड़ी है, आमिर ने बेनुक्स सुना डाली। उसकी आंखों के शोले और लहजे की धार फाइका भाभी के औसान खता कर रही थी। ये लीजिए। एशट्रे अखबारात के नीचे दबी मिल गई। यूं उनकी गलू खांसी हो गई। आंखें खोल के देख लिया करो कभी। जाओ अब, सर पे क्यों खड़ी हो? एशट्रे लेकर वो उन पे बरसा। जी जी जी। फाइका भाभी उल्टे पांव बाहर निकल गई। यार क्या कंट्रोल है, वाह। मैंने हसरत और रश्क से उसकी तरफ देखा। अबे औरत है क्या चीज,
صرف ایک ہاتھ اور ایک دھاڑ کی مار ہے۔ احمق ہوتے ہیں وہ مرد جو اس مخلوق کو قابو کرنا نہیں سیکھتے۔ دیکھ لو، میری آنکھ کے اشارے پہ ہر کام کرتی ہے، بری بھلی سہ کر سن کے بھی میری وفادار ہے، مجھ سے اندھی محبت کرتی ہے، میرے آرام سکھ چین کا خیال رکھتی ہے۔ تو بڑا خوش قسمت ہے یار۔ میں حسد اور جلن سے مرا جا رہا تھا۔ یہ خوش قسمتی تیرے حصے میں بھی آ سکتی ہے، بس اپنے اندر ہمت اور جرت پیدا کر لے۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا عامر کا لیکچر سنتا رہا اور ہمت باندھتا رہا، منصوبے بناتا رہا، پھر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ابا جی کے ساتھ کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ لو بھائی، عارج میاں بھی آ گئے۔ صاحب زادے کہاں رہ گئے تھے خیر سے؟ عامر کی طرف چلا گیا تھا۔ ہاں، مچھلی فرائی کرے ہیں، حال ہی میں فش فرائی کا ایک منفرد طریقہ پڑھا، ابا جی نے خوشی سے مجھے بتایا۔ وہ انہماک سے مچھلی پلٹ رہے تھے۔ گویا آج میرا معدہ تجربہ گاہ بنے گا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ پھر رات کو کھانے پر دونوں سسر بہو اپنی اپنی ذاتی قصیدہ گوئی میں مصروف تھے۔ میں نے مسالہ زیادہ اچھا بنایا تھا، اسی لیے خستہ بنی ہے، سارا اعلان کر رہی تھی۔ جی نہیں، میں نے فرائی کرتے ہوئے بڑی احتیاط اور توجہ سے الٹ پلٹ کیا تھا، اسی لیے اتنی لذت اور ذائقہ آیا ہے۔ ابا جی نے دھڑلے سے کریڈٹ لیا۔ مجھے ان کی باتوں پہ ہنسی آتے آتے رہ گئی۔ اور پھر آنے والے دنوں میں عامر کو دفتری کام سے 15 دن کے لیے کراچی جانا تھا۔ ویسے تو میں نے اماں جی کو گاؤں سے بلوا لیا ہے، وہ فائقہ اور بوبی کے پاس رہیں گی۔ گھر کا سودا سلف لانے کے لیے مرد کی ضرورت پڑے گی۔ تم درمیان میں گھر کا چکر لگا کر پوچھتے رہنا پلیز۔ بے فکر رہو یار، میں باقاعدگی سے ان کی خبر گیری لوں گا، بلکہ سارا کو بھی شام کو بھیج دیا کروں گا تاکہ بھابھی کا دل لگا رہے۔ اتنے نخرے اٹھانے کی ضرورت نہیں، عامر نے حقارت سے کہا۔ اس کے دل کو کیا ہوا ہے جو نہیں لگے گا؟ اپنے گھر میں بیٹھی ہے، کھانے پینے کو مل رہا ہے، بچہ ہے، اور کیا چاہیے؟ جیسی تمہاری مرضی۔ اور پھر عامر کے جانے کے بعد اگلے روز دفتر سے واپسی پہ میں اس کے گھر گیا۔ دروازہ بھابھی نے کھولا۔ اماں جی سو رہی تھی۔ بھابھی مجھے ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ 3 سالہ بوبی قالین پہ بیٹھا کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ میں بیٹھوں گا نہیں بھابھی، آپ بس ضروری چیزوں کی لسٹ بنا دیجئے۔ میں نے بوبی کو گود میں بٹھا کر یوں ہی تائرانہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو مجھے ان سے ہمدردی ہونے لگی۔ زرد چہرہ، اندر کو دھسی ہوئی ویران اور سنسان آنکھیں، بے رونق تاثرات، بے حد کمزور سراپا۔ عامر نے باتوں باتوں میں ان کی پریگننسی کے بارے میں اشارہ دیا تھا۔ ان حالات میں انہیں جسمانی سکون اور دلی اطمینان کی شدید ضرورت تھی۔ کچھ بھی صحیح، آخر عورت کا بھی دل ہوتا ہے، خواہشات، خوشی اور سکون پر اس کا بھی تو حق ہے۔ عامر کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، آخر کو وہ اس کے بچوں کی ماں ہے۔ جانے کہاں سے یہ انسانی خیالات میرے ذہن میں امڑنے لگے۔ میں بھی حیران رہ گیا، یہ میں کس طرح سوچ رہا ہوں؟ پہلی بار مجھے عورت ذات سے ہمدردی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ بھابھی، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں نے تشویش سے پوچھا۔ اگر مناسب سمجھے تو اماں جی کو جگا کر انہیں ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس ہو آئیں۔ بھابھی، میں ایک بہت اچھی لیڈی ڈاکٹر کو جانتا ہوں، آپ کہیں تو۔ شکریہ عارج بھائی، آپ کو پہلے ہی کافی زحمت ہوئی ہے، انہوں نے لسٹ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ آپ جیسی عورتوں کی عزت کرنے کو جی چاہتا ہے بھابھی، ہر حال میں راضی رہنا، شوہر کی اطاعت، وفا، کاش تمام عورتیں آپ کی طرح ہوں، خدا نہ کرے جو کوئی میری طرح ہو، انہوں نے تڑپ کے کہا۔ میری طرح منافقت کا لبادہ اوڑھ کے جینا ہر عورت کا کام نہیں ہوتا عارج بھائی، اور یہ جو میرے صبر و تحمل کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس میں سچائی نہیں ہے، نہ تو میں وفادار نہ اطاعت گزار، میں صرف اور صرف مجبور ہوں۔ وہ ضبط کرتے کرتے بھی رو پڑی۔ جی؟ میں ہمنک بنا انہیں دیکھنے لگا۔ جی ہاں، وہ تھکے تھکے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ چونکہ میں ظلم نہیں کر سکتی اس لیے ظلم سہنے پہ مجبور ہوں، اپنی بات منوا نہیں سکتی سو محکوم بنی ہوئی ہوں، جو زبردست نہ بن سکے اسے زیر دست ہونا ہی پڑتا ہے۔ میری اور مجھ جیسی عورتوں کے دل کی نہ پوچھیں، آپ مردوں کا نام نہاد زوم اور مردانگی کا غرور مٹی میں مل جائے گا۔ وہ یکدم تلخ ہو گئی۔ میں سن بیٹھا، ان کی باتیں حلق میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عارج بھائی، کبھی آپ نے سوچا ہے عورتیں گھر سے کیوں بھاگتی ہیں؟ آپ نے اکثر اخبارات کے اندرونی صفحات میں ایسی خبریں پڑھی ہوں گی، 4 بچوں کی ماں آشنا کے ساتھ فرار ہوگی، بیوی شوہر کو دغا دے کے گھر چھوڑ کر بھاگ گئی، بیوی نے شوہر کو چھری سے زخمی یا ہلاک کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی آپ نے سوچا اتنا نرم و نازک دل رکھنے والی عورت میں
चट्टान जैसी सख्ती कैसे आ जाती है? नाजुक दिल सफाक कैसे हो जाता है? आखिर क्या बात औरत को इतना मजबूर करती है कि बसा बसाया घर छोड़ के दर बदर खाक छानने पे मजबूर हो? अपने जिगर के टुकड़ों को छोड़ के अनजानी राहों पे चलने की ज़रूरियात या मजबूरियां औरतों को क्यों पेश आती हैं आखिर? कभी आपने सोचा है कभी किसी मर्द ने उनका सांस फूलने लगा? इसका जिम्मेदार मर्द है, उसका अपना मर्द, उसका घर वाला, उसकी जिंदगी का मालिक। उनका लहजा चटकने लगा। मर्द ही बीवी को मजबूर करता है, उसकी इज्जत नफ्स और अना पर इतनी ज़रबे लगाता है कि वो खुद को मर्द की पालतू समझने लगती है, जिसके साथ वो जो सलूक चाहे रखे। मर्द चाहता है औरत इज्जत और मोहब्बत का सबक भूल जाए। कभी भूले से उसके जहन में ना आए कि वो बाहसियत बहू, बेटी, बीवी या बहन के कोई मकाम या एहतराम रखती है। मोहब्बत के बगैर जिंदा रहा जा सकता है, मगर इज्जत के बगैर नामुमकिन। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं दम बखुद भाभी की बातें सुन रहा था। जब औरत को इज्जत ना मिले तो वो अपनी ज़ात के खोल में बंद हो जाती है। मर्द समझता है इसने औरत को तस्खीर कर लिया है, उससे दब कर खामोशी इख्तियार कर ली है। बेवकूफ़ मर्द ये नहीं जानता कि ये खामोशी मर्द की ज़ात की नफ़ी के लिए इख्तियार की गई है, और इस चुपके पर्दे में फ़कत बेजारी, नफ़रत और मसलहत के जज्बात पोशीदा हैं। मैं उनके इंकिशाफात पर मानिदे दीवार साकत बैठा था। औरत की चुप इस बात का ऐलान करती है कि तुम जुल्मो ज़्यादती का हर हरबा आजमा लो, जिस्म को ज़ेर कर लोगे या कर रहे हो, मगर दिल तुम्हारे कदमों में कभी नहीं आएगा। ये चुप तुम्हारी शिकस्त है, मगर तुम अपनी बर्तरी के गरूर में इससे फतह समझ के जश्न मना रहे हो। आह, ये बेखबर मर्द, बेवकूफ़ मर्द। मुझे दांतों पसीना आ गया। वो शायद मुझे आईना दिखाने के लिए इतना कुछ कह गई। मैं अंदर ही अंदर खौफ के अथाह कुएं में उतरा जा रहा था। उनकी एक एक बात कोड़े की तरह मेरे असाब पे लगी। ऐसे शर्मनाक इंकिशाफात। आप मुझे दाद न दें, सच पूछें तो बारहा मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर भाग जाऊं, किसी ऐसी जगह जहां मेरी रूह को कांटों भरी झाड़ियों में यूं ना घसीटा जाए। उनकी सांसें बेतरतीब हो रही थी। अपने दिल से पूछकर बताएं आरिश भाई, क्या ऐसे हालात में एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत कर सकता है, उसका वफादार हो सकता है? वो सवाल कर रही थी और मेरे पास जवाब में उन्हें देने के लिए फ़कत मुजरिमाना खामोशी थी। जालिम से कौन मोहब्बत करता है? किसको अपना आप जिल्लत के समंदर के हवाले करना अच्छा लगता है? आमिर जिस किस्म का सलूक मेरे साथ करते हैं, उसके जवाब में मैं उनसे इतनी मुतनफ़र हो चुकी हूँ कि मैं खामोश हो गई हूँ। भाभी जो कह रही थी वो सच था, और मुझसे ज़्यादा इस हकीकत से कौन वाकिफ़ था? आरिश भाई मुझे बताएं, ऐसे हालात में कदम डगमगाएंगे नहीं तो क्या होगा? मैं पसीनों पसीने हो रहा था। मामला सिर्फ आमिर का नहीं था, मैं भी तो उसी का पैरोकार बनने का ख्वाहां था। मुझे अब्बा जी का सुनाया हुआ शेर याद आ गया, जो कुछ दिन पहले बड़े ज़ोरों शोर से किसी बात के जवाब में सारा को सुना रहे थे। जुबान पे मोहर लगाना तो कोई बात नहीं, बदल सको तो बदल दो मेरे ख्यालात को। फाइका भाभी के एहसासात और जज्बात ने मेरे ख्यालात का पांसा पलट दिया। आमिर किस धड़ल्ले से सुलझू, मेहरबान तब और दोस्ताना मिजाज रखने वाले मर्दों पे लानत भेजा करता था। वो कभी नहीं सोच सकता था कि लानत वो खुद अपने आप पे भेजता है। औरत को इज्जत ना मिले तो वो चुप के खोल में बंद हो जाती है, और चुप के पर्दे में मर्द के लिए सिर्फ बेजारी, नफरत और मसलहत के रंग होते हैं। फाइका भाभी का कहा हुआ जुमला दोबारा मेरे जहन में गूंजने लगा तो मुझे सारा का ख्याल आया। तो गोया उसकी इतने महीनों की खामोशी और लापरवाही के पीछे यही बेजारी और मसलहत थी, जो कुछ दिन जाते थे कि नफरत में तब्दील होने वाली थी। यही नफरत एक दिन बिलाखिर इतनी शदीद हो जाती कि मेरे अल्लाह, मुझे झुरझुरी सी आ गई। भाभी आप प्लीज़ अपनी हिम्मत बहाल रखें, मैं आमिर को समझाऊंगा, वो यकीनन समझ जाएगा मेरे समझाने से। मैं उसे बताऊंगा कि जिसे वो इतने बरसों से अपनी जी समझता आ रहा है, वो उसकी हार है। मेरे अंदर की बेचैनियाँ बढ़ती जा रही थी। उन्हें सौदा सल्फ ला के देने के बाद मैंने घर की राह ली। घर आते हुए मैं पूरी ईमानदारी से सारा के साथ गुजरे पिछले 6 माह का तजिया कर रहा था। आखिर वो मुझसे क्या कहती है जो मैं अव्वल रोज से उसका दुश्मन बना बैठा हूँ?
सादा मिजाज, खुशबाश, हंसमुख, मेहनत से ना घबराने वाली। आखिर वो मुझे इतनी बुरी क्यों लगती है? कोई वजह सामने नहीं आई उसे नापसंद करने की। गोया मैं महज अपने मफरूजा जात और नाम नेहाद फलसफे की बुनियाद पर उसे नापसंद कर रहा था। आमिर ने मेरी ब्रेन वॉशिंग कर रखी थी कि औरत को उसकी जगह पे रखना चाहिए, वरना सर पे चढ़ जाती है। अपने घर का सुख चैन मैं खुद ही बर्बाद करता रहा था। आरिफ साहब जिस पौधे को माली पानी ना दे, वो फिर बारिश से आस लगा बैठता है, और अगर बारिश ना बरसे तो वो अपना वजूद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर लेता है। सारा और फाइका भाभी एक ही बात कर रही थी। दरअसल हम अपनी औरतों को खुद मजबूर करते हैं कि वो हमसे नफरत करें, हमसे बेवफाई करें। मैं घर पहुंचा तो मेरा सर झुका हुआ था, मगर दिमाग पे पड़ी गर्द साफ हो चुकी थी। भाई सारा, उस शेर का दूसरा मिसरा तो ढूंढ के लाओ कहीं से। लाउंज में टीवी के आगे जमे अब्बा जी किचन में मसरूफ अमल सारा को हाँक लगा रहे थे। मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। इतना आसान तो है अब्बा जी। वो किचन से बरामद हुई, सब्ज शलवार सूट में हस्बे मामूल बड़ी खिली खिली और फ्रेश नजर आ रही थी। हादसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं। फिर मुझ पे नजर पड़ते ही उसका चेहरा संजीदा हो गया। आपके लिए चाय लाऊं? हाँ, मैं चेंज कर लूं जरा। मैं उलझन में था कि किस तरह उससे दिल की बात कहूं। 6 माह से उसे घर में बिना किसी हक और रिश्ते के रखा हुआ था। वो ख्वार थी मेरे घर में। बीवी दोस्तों के पढ़ाए हुए असबाब के तजुर्बात के लिए नहीं हुआ करती। वो रूह की साथी होती है, सफरे हयात का साबित कदम सहारा। फिर उसे वो चीज़ क्यों ना दी जाए जिसकी तलब उसका हक है? इज्जत, और सिर्फ इज्जत, कि जो इज्जत करता है वही मोहब्बत करने का अहल भी होता है। वो मुझे चाय का कप दे के बाहर निकल गई थी। खाने पे वही अब्बा जी के अशार और सारा के रवायती चुटकुले। सारे मामलात से फारिग होकर कमरे में आए तो आज मैं बजाय सोने के उसका मुंतजिर था। हस्बे मामूल वो ब्रश करके बाल खुले छोड़ने के बाद बिस्तर पे नींद दराज हो गई और अपना पसंदीदा जासूसी नॉवल पढ़ने लगी। मैंने आहिस्तगी से उसकी तरफ करवट बदली। उसने सफ़ा पलटते हुए यूं ही मेरी तरफ देखा। मुझे इस तरह अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर पहले वो हैरान हुई, फिर आहिस्ता से नजरें चुरा गई। शायद औरत के अंदर मर्द की मखसूस नज़र पहचानने की कुदरती हिस्स होती है। वो मेरी आंखों में छुपे तलब के सीप से किसी हद तक आगाह हो चुकी थी, क्योंकि अब बज़ाहिर उसकी नज़रें नॉवल के सफ़हात पर थी, मगर सफ़े को थामने वाली उंगली हल्के से इर्ताश का शिकार थी। क्या पढ़ रही हो? मुझे अपनी ही आवाज़ अजनबी लगी। वही जो रोज़ पढ़ती हूँ, उसने धीरे से जवाब दिया। आप अभी तक सोए नहीं? आज सोने को नहीं, जागने को दिल कर रहा है। मैंने उसकी आंखों में झांका। मेरा मखमूर लहजा उसकी पलकों को मुर्तइश कर गया। रेशम जैसे बाल, शहाबी चेहरा, ब्राउन कांच सी आंखें। अरे मैं कितना बड़ा उल्लू का पट्टा था कि कीमती खजाने को बेपरवाही के संदूक में फेंक कर अब तक उससे महरूम रहा। जाग के क्या पहरा देंगे? अच्छा, नींद नहीं आ रही तो ये नॉवल पढ़ लें। उसने साइड टेबल पर रखा दूसरा जासूसी नॉवल मुझे थमा दिया। मैंने महसूस किया वो नर्वस हो रही थी। उसके एहसास को खुद से और मुझसे छुपाने के लिए उसने नॉवल की आड़ ली। इंसान भी तो एक किताब ही होता है ना। नॉवल ही पढ़ना है तो फिर ये वाला क्यों नहीं? मैंने अचानक हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई थाम के अपनी तरफ खींच लिया। नॉवल हाथ से छूट गया और वो अच्छी खासी घबरा गई। क्या कर रहे हैं? इतने अहम मोड़ पे हूँ, कहानी क्लाइमेक्स पर है। मेरी जिंदगी की कहानी भी क्लाइमेक्स पर है, पहले इसे पढ़ लो। मेरा लहजा दोस्ताना और हल्का फुल्का था। उसका कुर्ब जैसे मेरे दिल के दाग धो रहा था। जिस तरह तुमने आते ही अब्बा जी पे कब्जा कर लिया था, उसी तरह जादू चलाकर मुझे भी अपने तलिस्म में बांध लिया होता ना। औरत ऐसा जादू तब चलाती है जब मर्द में उसकी रग़बत हो, खुद को औरत के सपुर्द करना चाहता हो। वो खफगी से बोली। शादी 2 तरफा लेन देन होता है, एक तरफा जिस्म हवाले कर देने से रिश्ते नहीं बनते। वो आहिस्तगी से मजीद बोली। भाई नोट कर लो, लिख लो। आज से हम अलिफ तय अपने आप को तुम्हारी सपुर्दारी में दे रहे हैं। मैं हैरान था, मुझ जैसा बदज़ौक़ आदमी इतने रोमानवी फिक्रे कैसे बोल रहा है। मुझे बेतरह उस पर प्यार आया जा रहा था। हालांकि मैं अपने तय ये समझता था कि मुझ जैसा बंदा
इन खराफात में नहीं पड़ सकता, मगर ऐसा नहीं हुआ था। तो क्या यही असूल फितरत है? यही कानून हयात है? यही राज़े दरू है? यही सकून दिल की कुंजी है? और मेरा दिल धड़क धड़क के जवाब दे रहा था, हाँ हाँ हाँ। मैंने कोई सफाई नहीं दी और उसने मुझे हकूक़ व फ़राइज़ की अदालत में खड़ा नहीं किया। मैंने अपना हक इस्तेमाल किया तो उसने मज़ाहमत नहीं की। गोया अभी इतनी देर नहीं हुई थी। वो मुझसे खफा तो थी, मगर मेरे लौटाने की मुंतज़िर भी थी। खुदा करे आमिर और उस जैसे दूसरे मर्दों को भी जल्द ही होश आ जाए। मैंने खलूसे दिल से सोचा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और पुल के नीचे से बहुत सा पानी गुजर जाए, उन्हें जान लेना चाहिए। मैंने अपनी मताए हयात को अपने बाजुओं में समेटते हुए आमिर और उस जैसे बाकी बदनसीब मर्दों के लिए दुआ की, जो अच्छी खासी जन्नत जैसी जिंदगी को अपने हाथों जहन्नुम बना लिया करते हैं।